ठीक है, तो अभी फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के लिए, उसका सिलेबस, जो भी उसका सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग के पास है या नहीं है? अभी सिलेबस है चीज़ों का? कोई बात नहीं, आपके पास है। ठीक है, तो सिलेबस याद होना चाहिए। जो भी ये टॉपिक है आपका पहला वाला, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक का सिलेबस जो है वो क्या है, आपको आइडिया है पहला वाला टॉपिक का? तो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज, राइट। तो पहला एक मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ यूरोप, ये पहला टॉपिक है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका क्या है? दूसरा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और एक इसके साथ है कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंस। तो दूसरा टॉपिक जो कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंस है, वो अभी आपको छोड़ के चलना है इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। वो हम तब करेंगे जब हम पूरा पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो लास्ट वाले में कंपेरिजन विद अदर सोशल साइंस अभी आप मत करना। ठीक है, नाउ थर्ड टॉपिक इज व्हाट? थर्ड टॉपिक आपका क्या है? थर्ड टॉपिक इज मीन्स सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेजरली जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब इसके पहले मैं आपको बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा था, मतलब व्हाट वाज देयर इन द यूरोप विच हैज़ लेड टू ऑल दीज चेंजेस। इसका आप एक बेसिक डायग्राम में बना दूंगा, वो डायग्राम आप बना सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक टाइम चल रहा था, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डार्क एज। ठीक है, तो डार्क एज एट दैट टाइम, वंस द डार्क एज वॉज देयर। तो डार्क एज, उसको डार्क एज क्यों बोला जाता है? वाई इट इज कॉल्ड डार्क एज? डार्क एज क्यों बोला जाता है उसको? सो इन यूरोप देयर वॉज अ पीरियड विच इज कॉल्ड डार्क एज, राइट। तो डार्क एज क्यों बोला जाता है? इन द डार्क एज देयर वॉज कैरेक्टरिस्टिक, लाइक हर एज, हर टर्म्स का यू शुड नो द कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स। मैं कुछ बता दूंगा, कुछ आप सर्च कर लेना। ठीक है, हो सकता है नोट्स में ना लिखा हो। सो डार्क एज के क्या फीचर्स हैं? लाइक द पीपल वर नॉट मीन्स चर्च वॉज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग। पीपल वर नॉट रेशनल एनफ, दे वर नॉट क्वेश्चनिंग द चर्च। ठीक है, इवन द पीपल्स वर ट्रीटेड एज वॉट? पीपल्स वर ट्रीटेड एज अ स्लेव्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स नहीं थे लोगों के, ह्यूमैनिटी नहीं थी, सेकुलर आइडियाज वर नॉट देयर, पीपल वर नॉट फ्री एनफ टू डू ऑन देयर विल एनीथिंग। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डार्क एज। एट दैट टाइम व्हाट वाज द इकोनॉमी? इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा था डार्क एज में? मेजरली इट वाज मास्टर स्लेव काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और यू कैन से इट इज ऑन अ फ्यूडल बेसिस, कि फ्यूडल टाइप का रिलेशनशिप चलता था पहले डार्क एज में। ये यूरोप की बात है, 14 सेंचुरी के पहले की। ठीक है, देन आफ्टर दिस देर आर टू इवेंट्स विच हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर आफ्टर दिस डार्क एज। वो दो इवेंट कौन कौन से थे? इन इवेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है कि वो दो इवेंट क्या है। ठीक है, एंड दिस हैज चेंज ऑल द perspective of the sociology and how it has emerged. It has changed all the perspective of the dark age and all the characteristic. So first event was the 100 years of war. ये पहला था। इसके बारे में थोड़ा सा आगे, यू हैव टू नो व्हाट इज द 100 years ऑफ वॉर। एंड देयर वाज सेकंड विच वाज इनक्लोजर मूवमेंट। ठीक है, दूसरा क्या था? इनक्लोजर मूवमेंट था। ठीक है, सो फर्स्ट वाज द 100 years ऑफ वॉर, सेकंड वाज द इनक्लोजर मूवमेंट। तो 100 years ऑफ वॉर में क्या हुआ? एट द डार्क एज टाइम द पीपल वर काइंड ऑफ फ्यूडल एंड द पीपल वर नॉट हैविंग द फ्री सोसाइटी एंड ऑल। तो जब 100 year ऑफ वॉर में क्या हुआ? लेट सपोज आप फ्यूडल लॉर्ड हूँ, मैं फ्यूडल लॉर्ड हूँ, और others are also feudal lord, we will be seeking for the more and more territory. So the people started means in a war kind of situation. जनरली आपने मूवीज इस तरह के हॉलीवुड में देखी होगी या यूरोपियन साइड की, इस तरह की चीज़ें चलती थी उधर। ठीक है, सो दे वर एक्वायरिंग फॉर द टेरिटरी एंड द रिसोर्सेज, एंड स्लेव वॉज द बेसिक रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसी से वो लोग प्रोडक्शन वगैरह करवाते थे जो उनके लैंड पे होता था। ठीक है, नाउ आफ्टर द 100 year ऑफ वॉर व्हाट हैज हैपेंड? इट इज सेड दैट यूरो, ऐसा बोला जाता है कि यूरोप की 1/3 ऑफ पॉपुलेशन गॉट डाइड। ठीक है, तो 1/3 पॉपुलेशन में ज़्यादातर लोग मरे कौन होंगे? जो स्लेव होंगे। सो स्लेव्स गॉट डाइड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अब लेट सपोज वी आर अ ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग्स, और वी आर हैविंग अ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ऑल, वी आर हैविंग द लॉट ऑफ वो लैंड एंड एग्रीकल्चर वाला एरिया। सो इफ द स्लेव्स विल बी डाइड, अगर स्लेव्स मर जाएंगे, आपके अंदर स्लेव होंगे, मेरे अंदर स्लेव्स होंगे, सो वी विल बी हैविंग द एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड, बट वी विल नॉट बी हैविंग द पीपल टू डू द वर्क। सो दैट इज हाउ द इनक्लोजर मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, कि मैं और आप मिलकर अपना लैंड मिला लेंगे, एंड नाउ योर स्लेव्स और माई स्लेव्स विल बी देयर, और वो लोग उस पर काम कर रहे होंगे। दैट इज हाउ द इनक्लोजर मूवमेंट हैज स्टार्टेड। ठीक है, सो वंस द इनक्लोजर मूवमेंट हैज स्टार्टेड बट द प्रोडक्टिविटी वॉज नॉट इंक्रीजिंग एट दैट पार लेवल विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सस्टेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो उतना अभी भी उस लेवल पे कमा नहीं रहे थे लोग। बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम द पीपल हु वर द स्लेव्स, जो स्लेव्स थे, ठीक है, और द पीपल हु वर वर्किंग ऑन द लैंड्स ऑफ द अदर्स, दे गॉट द बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर कब क्यों आएगी भाई? लेट सपोज इफ आई एम डूइंग द बेस्ट मेंटोरशिप इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, सो आई विल बी हैविंग द बार्गेनिंग पावर। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू द बार्गेनिंग पावर, राइट। तो स्कार्सिटी हो गई स्लेव्स की, so that is how the bargaining power will increase for the slaves. तो initially the barter system which was there, like in India also you will be seeing the जजमानी system, कि कास्ट के बेसिस पे मैंने किसी को एम्प्लॉय कर रखा है अपने उस पर, तो वो लोग मेरे जमीन पे काम कर रहे हैं और उनको मैं पैसा दे रहा हूँ इस तरह से, या खाने का रहने का दे रहा हूँ, उस तरह से चल रहा था। नाउ वंस द बार्गेनिंग पावर विल बी इंक्रीज, तो भाई अब आपके लिए तो स्लेव बैठेगा नहीं, जो ज़्यादा पैसा देगा उसके पास वो जाके काम करेगा। सो स्लोली द इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्टेड चेंजिंग टुवर्ड्स द करेंसी एंड ऑल। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होने लगता है इस टाइम। Once the economic system started changing and the slaves and the people who are at the serf level, they started knowing their importance, कि भाई उन लोगों का भी importance है। So they were now the at the common level, at the mass level in the society, a awakening on the personal level of the humanity started.
ठीक है, कि हम भी आदमी हैं, हमारा भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, इस तरह का कुछ ह्यूमैनिटी इज स्टार्टेड। ठीक है, सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर टू इवेंट देयर आर टू मेजर थिंग्स विच हैज़ हैपेंड इन द यूरोप। वो दो चीज़ क्या थी, एक रिनाइसा था, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी आफ्टर द रिनाइसा, दैट इज द इनलाइटनमेंट। ठीक है, सो दीज आर द टू इवेंट्स। सो टिल 14th सेंचुरी इट वाज देयर, 14 से लेके 16 सेंचुरी तक अगर आप बोलोगे तो क्या था, रिनाइसा था। फिर 16 सेंचुरी के बाद द पीपल वर काइंड ऑफ इनलाइटनमेंट। रिनाइसा को हिंदी में क्या बोला जाता है, पुनर्जागरण। ठीक है, तो पुनर्जागरण होगा कैसे, पुनर्जागरण विल बी हैपनिंग एट द सोसाइटी लेवल, सोसाइटी लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में बोला जाता है ना आर्य समाज बैक टू वेदास, तो वो दैट इज अ काइंड ऑफ रिनाइसा। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय वगैरह हमारे वहाँ कर रहे थे, जो इंडियन रिनाइसा था, जो आप इंडियन सोसाइटी में देखोगे, द सेम काइंड ऑफ रिनाइसा हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर यूरोपियन सोसाइटी, बिकॉज ह्यूमंस आर नाउ बिकम सेंट्रिक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इट इज नॉट द गॉड। ठीक है, सो रिनाइसा में देर आर थ्री मेजर थीम्स ऑन विच द सोसाइटी स्टार्टेड टॉकिंग। व्हाट वर दोस थीम्स, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और सेकुलरिज्म। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमनिज्म क्या था, इंडिविजुअलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। ठीक है, सो यू विल बी सीइंग दिस पर्टिकुलर थीम, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड सेकुलरिज्म, और इन थीम्स के बेसिस पे द थिंग्स गॉट स्टार्टेड इन द यूरोप। ठीक है, नाउ यू विल बी सीइंग द लिटरेचर एंड ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ह्यूमनिज्म में आपको दिखेगा कि जब डार्क एज की पेंटिंग्स वगैरह आप देखोगे, तो एट दैट टाइम द पेंटिंग्स एंड द लिटरेचर इज ऑल अराउंड द चर्चेस, because those were the major authorities or traditional authorities which are governing everything. But over a period of time, once the humanism, individualism and secularism got pervaded in the society, तो अब आपको लिटरेचर में चेंज दिखने लगेगा, आपको पेंटिंग में चेंज दिखने लगेगा। जैसे उस टाइम मोनालिसा की पेंटिंग वगैरह आती है, तो वो रिनाइसा का टाइम है। ठीक है, अब आप सोचो जब समाज में लोग पुनर्जागरण हो चुका है, मतलब काइंड ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म इज देयर, सो देयर आर सम पीपल हु गॉट स्टार्टेड। इनलाइटनमेंट किसका होता है, इंडिविजुअल का होता है। ठीक है, जैसे बुद्धा वाज इनलाइटेंड, सो इनलाइटनमेंट आल्सो स्टार्टेड हैपनिंग एट द इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे इनलाइटनमेंट स्टार्ट होता है। सो यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ थिंकर्स, आपको कई सारे थिंकर्स इसमें दिखेंगे जो इनलाइटेंड थे उस टाइम, लाइक वॉल्टेयर वाज देयर, मॉन्टेस्क्यू वाज देयर, कांत वाज देयर। ठीक है, और लेट्स सपोज एडम स्मिथ वाज देयर। तो कई सारे लोग थिंकर्स थे जो लोग इस पे अलग अलग अपने अपने थॉट्स देना शुरू करते हैं, बट दीज आर द इंडिविजुअल्स। तो इनलाइटेंड में क्या है, इट इज द individual people who got enlightened because of these particular things in the society. Now they started giving the ideas what should be the role of state. जैसे मॉन्टेस्क्यू बोलता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, हॉब्स बोलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देता है कि what should be the means how we can preserve the right of humanity or how we can preserve the right of individual if the social contract will be there which is preserving by the states. जो states अगर प्रिजर्व करेगा तब हम राइट्स दे पाएंगे। आप समझ, तो दिस काइंड ऑफ थ्योरीज आर कमिंग इन द पिक्चर। इसी तरह इमैनुअल कांत इज टॉकिंग ऑन द डिएंटोलॉजी एंड द मॉरल प्रिंसिपल्स which can bind the society together and everything, how we can conduct the moral kind of action in our society. So those kind of things were there because of the Renaissance, and every individual started contributing in the different spheres of the society. It is not only the कि पॉलिटी में कर रहे हैं या किसी और में कर रहे हैं। पॉलिटी में आप सुनोगे इसी तरह कांत का ऐसे मैंने बताया, एडम स्मिथ हैज गिवन द थ्योरी ऑफ लेजर्स फेयर एंड ऑल, इकोनॉमी में उन्होंने कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। सो दैट इज हाउ द इंडिविजुअल थॉट्स स्टार्टेड कमिंग इन द पिक्चर। You got it right. So because of all these particular things, what has started happening, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब इसकी वजह से द मीन्स बिकॉज ऑफ दोस टू इवेंट जो मैंने आपको बताया कि रिनाइसा था और क्या था, इनलाइटनमेंट था। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट देयर आर 4 मेजर रिवॉल्यूशन केम इन यूरोप। 4 मेजर रिवॉल्यूशन आते हैं, कौन कौन से, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो दीज आर द 4 रिवॉल्यूशन विच केम इन द यूरोप. Again, you have to know what are the characteristic of commercial revolution, what are the characteristic of any other revolution, like let's suppose scientific revolution की क्या characteristic है, commercial की क्या characteristic है, you should know each and everything. But basic अगर हम आपको बताएं, मतलब if scientific revolution में क्या था, the people got started knowing about the compass के बारे में पता लग गया था लोगों को। ठीक है, शिप बिल्डिंग के बारे में पता लगने लगा था, शिप बिल्डिंग के बारे में पता लगने लगा था। दीज आर द थिंग्स ऑफ द एट दैट टाइम जो साइंस में रिवॉल्यूशन हो रहा था। वाई दीज रिवॉल्यूशंस वर हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दोज इनलाइटनमेंट थिंकर्स ओनली। ठीक है, वो लोग भाई कोई थिंकर है, कोई थॉट देगा तो उस पर लोग सोचना शुरू करेंगे ना। सो दैट इज हाउ द होल सोसाइटी इज कमिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन। ठीक है, अदर आल्सो देयर लाइक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी एंड दोज जियोसेंट्रिक थ्योरी को जो उन्होंने रिप्लेस किया था, दोज थिंग्स आर आल्सो कमिंग इन द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। सिमिलरली इन द कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन the people means the merchant class, especially deployed by the landowners who were there in the Europe, because they were not getting the things because of the 100 year of wars and the enclosure movement, उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो मर्चेंट क्लास, अब एक मर्चेंट क्लास इमर्ज होता है, दे स्टार्टेड प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर थिंग्स। सो बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नाउ द वोयाजेस आर देयर, मतलब लोग जाना शुरू करते हैं, ऐसे वास्को डिगामा जाता है और इस तरह से, तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट शुरू होता है। इसी तरह लोग लेबर की जरूरत थी, तो लेबर प्रोक्योरमेंट, जैसे इंडेंचर लेबर वगैरह आपने सुना होगा, तो ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन में। ठीक है, अगेन देयर आर मोर कैरेक्टरिस्टिक, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। अब लेट सपोज यू आर एट देयर, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हो गया है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया है, और अगर आप लैंडलॉर्ड हो या आप कुछ चीज़ें बना रहे हो जो आप देना चाहते हो, मतलब फॉर द अदर सोसाइटी। सो प्रीवियसली यू आर डूइंग एट अ वेरी स्मॉलर लेवल,
बट नाउ यू हैव द रिसोर्सेज, लेबर है आपके पास मार्केट आ गया है बिकॉज ऑफ द कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। तो अब आप चाहोगे ना कि बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें। सो मास प्रोडक्शन स्टार्टेड इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फैक्ट्री सिस्टम गॉट एस्टैब्लिश। तो धीरे धीरे फैक्ट्री सिस्टम एस्टैब्लिश होने लगती है, मास प्रोडक्शन होने लगता है, एंड ऑल दोज थिंग्स हैज़ लेड टू द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल थिंग्स विच आर गोइंग टू सेटअप। तो बहुत अलग अलग तरह के मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब मशीन्स का आना शुरू हो जाता है इन द इंडस्ट्री। वॉट इट वाई दिस इज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ दोस। ये बात समझ होता है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड काइंड ऑफ थिंग। वंस दीज थिंग्स आर हैपनिंग द पीपल आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तो जो लोग काम कर रहे हैं, भाई प्रॉफिट ओरिएंटेशन इज द बेसिक ऑफ द कैपिटलिज्म। सो अगर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट बी गिविंग द वेजेस टू द person who are working, I will be taking more hour of work from them, right? So because of these things which are happening right now in the industrial revolution, this has led to the transformation of the French Revolution. Why? Because the people who are capitalist, they were not paying the taxes, they are not going to be accountable. The people who are kind of commoners, आपने पढ़ा होगा 3 स्टेट लेवल की सोसाइटी थी जिसमें जो कैपिटलिस्ट थे उसके ऊपर एक चर्च का रूल था, मतलब काइंड ऑफ रिलीजन रूल इज देयर, एंड लेटर सोसाइटी वाज द कॉमनर्स। सो कॉमनर्स वाज नॉट हैविंग एनीथिंग, दे वर गेटिंग वर्किंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बट दे आर ऑल्सो पेइंग द टैक्सेस। उनको कोई बेनिफिट मिलता नहीं था उस सोसाइटी में, ठीक है। सो दैट इज हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एंड द पीपल स्टार्टेड टॉकिंग ऑन द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, जो बेसिक इसकी थीम थी। और इवन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द इंडिविजुअल फ्रीडम राइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स वर टॉक्ड ऑन। तो जो थॉट्स पहले के थे, जो इनलाइटनमेंट के थे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी, ठीक है। इवन इन द साइंस फील्ड द थॉट्स वर देयर इन द पर्टिकुलर प्रीवियस वट एवर वी हैव डिस्कस, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कहीं ना कहीं दिखेंगी वंस यू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक। नाउ वंस दीज पर्टिकुलर थिंग्स वर हैपनिंग इन द सोसाइटी, इन 4 रिवॉल्यूशन जब हो रहे थे, so what happened after this particular revolutions, all those 4 revolutions, the society, previously the society was binded by whom? चर्चेज वर बाइंडिंग द थिंग्स, ठीक है भाई। चर्च बोलता था कि इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, तो ऐसे लोग करते थे। चर्च वॉज गिविंग द डायरेक्शन, चर्च वॉज गिविंग द मॉरल एवरीथिंग इन द सेम। लाइक करेंटली द रिलीजन इज हैविंग व्हाट रोल, इट इज गिविंग अस द मॉरल काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स बाय विच वी आर कंडक्टिंग आवर ऑल द थिंग्स, राइट। सो दैट इज हाउ द चर्च वॉज द बाइंडिंग यूनिट एट द पर्टिकुलर टाइम। लेकिन जब ये 4 रिवॉल्यूशन हुए मेजरली, जो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन और ये सारे रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, it has created a lot of chaos in the society. What kind of chaos it has created in the society? Chaos means the society is not, now the people are not knowing that how I can conduct, what kind of conduct type should be there. Let's suppose industrial revolution has there, so migration will be there, right? तो माइग्रेट कर गया पीपल, लोग बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए। तो प्रीवियसली द पीपल वर लिविंग इन द जॉइंट फैमिली, नाउ द पीपल कमिंग इन द इंडिविजुअल काइंड ऑफ सेटअप। तो जब लोग इंडिविजुअल सेटअप में रहेंगे तो क्या होगा, द पीपल विल नॉट बी कनेक्टेड टू देयर फैमिली। पहले तो फोन था नहीं कि भाई किसी से हम बात कर पाएँ, किसी से वो कर पाएँ, ठीक है। तो जब लोग लोनलीनेस फील करने लगते हैं माइग्रेंट वगैरह में, तो उससे क्या होता है, माइग्रेशन वगैरह की वजह से द सुसाइड रेट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो सुसाइड रेट इंक्रीज हो जाता है इन द अर्बन एरियाज। इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट मच वेजेस बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट, देन व्हाट विल हैपन, तो सुसाइड रेट अगर बढ़ रहा है, और तो उसके बाद क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर आप उतना पैसा नहीं आपको मिलेगा, तो क्राइम रेट बढ़ने लगेगा, आप समझ रहे हो। तो क्राइम रेट बढ़ने लगेगा, इफ यू विल बी अनएम्प्लॉयड एंड ऑल, तो क्राइम रेट लोगों का बढ़ने लगा था। तो दीज आर द इशूज़ विच आर मीन्स देयर आर वेरियस अदर इशूज़। ये सब इशूज़ कहाँ हैं भाई, सारे पूरे सब्जेक्ट में आप ये इशू ही पढ़ते हो। लाइक माइग्रेशन इज देयर, और लेट सपोज अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखेगा उसमें, आपके उसमें इनफॉर्मल फॉर्मल वाले में, ठीक है। सो ऑल दीज इशूज, सुसाइड इज देयर ऑन द थ्योरी, जो दरखाइम की थ्योरी है। सो ऑल दीज इशूज, और एलिनिएशन इज देयर, दैट इज ऑल्सो इशू। और ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो जाता है, उससे एलिनिएशन होता है। तो हर चीज़ लोग, मतलब वो थ्योरी कहाँ से आई, बिकॉज ऑफ दीज इशूज। There are a lot of issues which are creating the chaos in the society at that particular time. That is why the sociology got coming in the picture. आप समझ गए ये बात। अब सोशियोलॉजी पिक्चर में क्यों आएगी भाई, इसका मेजर फोकस क्या है सोशियोलॉजी का, हाउ वी कैन अचीव द सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी, ठीक है। सोशल ऑर्डर कैसे आए समाज में, पहले जो काम चर्च कर रहा था, अब अगर ये सब है तो क्या हम बताएं कि भाई सोशल ऑर्डर आ जाए, ठीक है। तो जब आप दरखाइन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई what is organic solidarity, what is mechanical solidarity. Organic solidarity is the means division of labor is required for organic solidarity, for cohesion of the people, ठीक है। that is how. So over a period of time all the thinkers started thinking on the issues कि if these kind of issues are there, if we are not going to establish any particular branch of particular subject, तो भाई उसमें पढ़ेगा कौन, हम कैसे उसको एक्सप्लोर करेंगे। मान लो पॉलिटिकल साइंस अगर स्टैब्लिश होता है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ऑल दोस थिंग्स वर टॉक, तो लोग इंडिविजुअल राइट और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे ना। तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, वो चीज़ स्टैब्लिश करोगे तो लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे एआई अभी आया, तो अब एआई इज इन द करिकुलम, मोस्ट ऑफ द देयर इन बीटेक यू विल बी फाइंडिंग द करिकुलम ऑन द एआई। व्हाई दे आर नीडिंग दैट करिकुलम, भाई आप करिकुलम और पीएचडी ये सब डालोगे नहीं तो हाउ वी कैन सर्च ऑन दैट, how the people will search and how they will do the PhD and all those things, work रुक जाएगा आपका, आप समझ लो। So the same kind of things were there with this particular discipline. So there were a lot of thinkers who started emerging in this time. One particular thinker was the Auguste Comte. He is called as father of this particular sociology. So Auguste Comte and all like Durkheim and major thinkers, they started giving their thoughts on what should be the subject matter of sociology, कि हम पढ़ें क्या। भाई डिसिप्लिन आप बनाओगे तो आप बताओगे ना कि हम पढ़ें क्या उसमें,
आप मतलब मैं मान लो एडमिशन ले लिया किसी ने, तो आप बताओगे ना कि भाई क्या पढ़ेंगे, तो वो लोग बताना शुरू करते हैं कि भाई व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगस्त कॉम पे क्या बोलते हैं, व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स, ये दो होता है सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू द अगस्त कॉम पे। इसी तरह दरखाइम आते हैं, दरखाइम बोलते हैं भाई सोशल फैक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सो दिस इज हाउ एवरी पीपल इन दिस पर्टिकुलर एरिना ऑफ द सोशियोलॉजी वट एवर थिंकर्स वॉट इमर्स दे स्टार्टेड टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यू गॉट इट राइट। तो इस तरह से इमर्ज होता है सोशियोलॉजी। अब नाउ वन कंपोनेंट इज रिटन दैट मॉडर्निटी। सो वट एवर चेंजेस वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ वट एवर डिस्कशन लाइक ब्यूरोक्रेसी, अब जब आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा तो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी आपको, यू विल बी नीडिंग सर्टेन पीपल हु कैन मीन्स मेक द रूल्स, हु कैन फॉलो द रूल्स। आप इकोनॉमिक सिस्टम में आपको सारी चीज़ें चाहिए होंगी ताकि सारी चीज़ें सही से चलें। सो दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइक ब्यूरोक्रेसी और चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इज द काइंड ऑफ सेकुलर आइडिया और सेकुलराइजेशन, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ मॉडर्निटी। ठीक है, यही गिडेंस बोलता है कि व्हाट इज द मॉडर्निटी, द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, दीज आर द पार्ट ऑफ मॉडर्निटी। आप समझ गए। ठीक है, तो जो चीज़ें चेंजेस आपको दिखी वो सारी चीज़ें मॉडर्न। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर थिंग्स। ठीक है, अब नाउ थिंक ऑन द वंस द सोशियोलॉजी गॉट एस्टैब्लिश, तो उसके बाद क्या आएगा, व्हाट वुड बी द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कि भाई अब आप सोशियोलॉजी जब स्टैब्लिश कर दोगे तो आप बताओगे भी तो कि किस स्कोप तक हमको, किस एक्सटेंट, किस हद तक इस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो इन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, वन इज फॉर्मलिस्टिक स्कूल, वन इज सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, तो एक फॉर्मलिस्टिक स्कूल होता है और एक सिंथेटिक स्कूल होता है। दे स्टार्टेड टॉकिंग ऑन एट व्हाट लेवल, एट व्हाट एक्सटेंट वी शुड रीड द sociology, ठीक है, in any particular subject matter. So what we started doing, what they were talking on this particular thing in the formalistic school, वो क्या बोलते हैं formalistic school में, formalistic में form of interaction, form समझते हो, form. So they are saying that we have to read in the sociology what forms of interaction हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, forms of interaction, ठीक है, ये हमें पढ़ना चाहिए सोशियोलॉजी में। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, राइट नाउ लेट्स सपोज यू आर लिसनिंग, आई एम डिलीवरिंग सर्टेन थिंग्स, सो इट इज अ कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। तो एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन हो जाता है भाई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कल को आपको समझ में नहीं आया, आप मारने उठाए तो कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, राइट। तो coordination, conflict, or let's suppose you both are competing for the same kind of exam, so competition is also a form of interaction, you are getting it right. So these are the form of interaction, they are saying that any interactions is there in the society। सोसाइटी बनती कैसे है, इंटरेक्शन से बनती है। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ यूपीएससी अगर बना है, सो देयर आर सर्टेन फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। फैमिली अगर है तो फैमिली में योर फादर योर मदर इज हैविंग द कोऑर्डिनेशन विथ यू, तब आप पढ़ पा रहे हो। तो इसी तरह कभी कभी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इन फैमिली। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ इंटरेक्शंस आर देयर इन सोसाइटी, दैट इज वाई द सोसाइटी इज एग्जिस्टिंग। सो ये लोग बोलते हैं कि हमें इसी वजह से केवल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन पे फोकस करना चाहिए, ना कि हमें सब कुछ पढ़ने लगना चाहिए। आप समझ रहे हो। सो देयर आर टू मेजर पीपल हु आर प्रोपेगेटिंग दिस पर्टिकुलर आइडिया, वन इज वेबर एंड सेकेंड इज सिमल्स। ठीक है, ये लोग थे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप कि व्हाट दे आर टेलिंग ऑन द फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, वेबर एंड सिमल्स। ठीक है, now after this particular thing, after this particular discussion, the synthetic school came in picture and they started talking on if the form of interaction can be done by, the form of interaction cannot be done by any kind of mediator or any kind of platform, like let's suppose we are coordinating right now। ठीक है, आप coordinate कर रहे हो, सुन रहे हो, so we are having the prep IS as a medium। ठीक है, तो prep IS is what, it is a kind of institution, और यू कैन से इफ द यूपीएससी इज नॉट देयर, यूपीएससी ना होता तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता, पढ़ ना रहे होते, या आपकी फैमिली ना होती तो आप यहाँ ना होते, या मैं यहाँ ना होता। आप समझ रहे हो। सो इसका मतलब ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो हेल्पिंग दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन टू हैपन। नहीं तो कोऑर्डिनेशन होगा कैसे, अगर सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। आप समझ रहे हो। सो दैट इज व्हाट द सिंथेटिक स्कूल वाज ट्राइंग, लाइक दरखाइम एंड ऑल दोस पॉजिटिविस्ट एंड फंक्शनलिस्ट पीपल, दे इनलार्ज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, आप समझ गया। तो जैसे भाई आज क्लाइमेट चेंज होता है, लेट्स सपोज, सो हु इज गोइंग टू मीन्स फील मोर बर्डन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इट वुड बी द वुमेन। कि भाई वुमेन ही है जो, अगर आप गांव में जाओगे, सो वुमेन्स आर द मेन रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज फॉर टेकिंग आउट वॉट एवर वाटर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर मतलब उनको जो क्या होता है लकड़ी वगैरह जलाने के लिए अगर खाना बनाना होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वुमेन की, अगर आप दूर पे सोचोगे तो। क्लाइमेट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सोशल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, सो हाउ वी कैन नॉट रीड द क्लाइमेट, वी शुड रीड द क्लाइमेट एज वेल, यू आर गेटिंग इट। तो इस वजह से सिंथेटिक स्कूल ने क्या किया, इनलार्ज कर दिया स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, एंड दैट इज वाई यू आर सीइंग ऑल द थिंग्स विच आर इनलार्ज मेजरली इन योर पेपर टू। ठीक है, जो इशूज आजकल आप देखते हो, डिस्प्लेसमेंट विदाउट वट एवर इज रिटन इन योर सिलेबस, सो दोज आर द पार्ट ऑफ सिंथेटिक स्कूल। यू गॉट इट राइट। सो क्वेश्चन जैसे इस बार आया था, आप लोग केस में भी आया है कि इस ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज चेंजिंग हाउ, तो आपको लिखना है इसी तरह से। ग्लोबलाइजेशन में पहले जॉइंट फैमिली थी, नाउ यू आर रीडिंग द न्यूक्लियर फैमिली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मींस एलपीजी रिफॉर्म। पहले जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, नाउ द सर्विस सेक्टर इज कमिंग विच इज ट्रांसफॉर्मिंग ईच एंड एवरीथिंग। पहले हम रिलीजन को रिलीजन की तरह, मतलब यू आर फोकसिंग ऑन द कोर पार्ट ऑफ द रिलीजन और हिंदू एंड एवरीथिंग, नाउ वेरियस कल्ट्स आर कमिंग।
भाई अब तो लोग तो मानते थोड़ी ना रिलीजन पे कि हिंदू को हम हिंदू ही मान रहे हैं, हिंदू में दुनिया के कल्ट चल रहे हैं, देयर आर पीपल हु आर डूइंग वेरियस फॉलोइंग वेरियस कल्ट्स इवन इन द फैमिली नाउ द फादर विल बी हैविंग सर्टेन अदर ओरिएंटेशन फॉर द रिलीजन, और जो बच्चों का रिलीजन का कुछ और ओरिएंटेशन होता है। सो दिस काइंड ऑफ सेकुलरिज्म हैज इवॉल्व इन दोस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो वो उस क्वेश्चन में आपको लिखना है जो ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। सो यू गॉट द आइडिया राइट, इसका पता चल गया आपको। सो दिस इज द सेकंड टॉपिक विच यू हैव टू रीड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है इसका, लास्ट इसका एक टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, सो व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो साइंस का मतलब या साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होता है, कब आप साइंटिफिकली किसी चीज़ को स्टडी कर पाओगे? लाइक फोर्स और जी इक्वल टू 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। So that is science, right? So similarly in the sociology they are saying that it is a scientific method of sociology. How it is a scientific method of sociology? तो आप सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में ऐसे ही आप डिफर कर सकते हो। ठीक है, लाइक लेट सपोज, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज यू आर हैविंग द आईफोन, जैसे उसके पास आईफोन है, इसके पास नहीं है। ठीक है, सो आई कैन हैव अ कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन कि माइट बी हिज फैमिली इज गुड और हर फैमिली इज नॉट गुड, दैट कैन बी द कॉमन सेंसिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कॉमन सेंस का मतलब जो भी आपको ऑब्जर्व करके समझ में आ रहा है, दैट इज अ कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन। बट सोशियोलॉजी में अगर आप सोचोगे तो सोशियोलॉजी इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, फैक्चुअल चीज़ें, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे कोई थ्योरी दी जाती है, जनरलाइज किया जा सकता है चीज़ों को। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स लाइक कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर मान लो लेट सपोज सर्टेन पर्टिकुलर पर्सन इज हिंदू, सो ही इज हैविंग द मॉरल बिलीफ कि मुझे मीट नहीं खाना है। ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर लेट सपोज जैन, या मान लो कुछ और है, तो उनको मतलब दे आर हैविंग सर्टेन अदर ओरिएंटेशन कि मतलब उसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। सो दोज काइंड ऑफ मॉरल थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल नॉलेज। उनका सोशलाइजेशन वैसे हुआ है, उनकी मॉरलिटी, उनकी वैल्यू बिलीव्स उस तरह से आई है, आप समझ रहे हो? दे कैन नॉट डू दोज थिंग्स। बट सोशियोलॉजी इज वॉट, सोशियोलॉजी इज नॉट वैल्यू सेंट्रिक, वैल्यू बायस नहीं होना चाहिए, इसमें उतनी वैल्यू बायसनेस नहीं है। ऑल्दो इन द सेकंड चैप्टर विल सी देयर आर वैल्यू बायसनेस एंड ऑल दोस थिंग्स एंड हाउ द subjective nature of sociology is there, but most of the positivists were telling that sociology is objective in nature, we have to collect the fact and then we have to generalize the theories like society has given the theory and all। तो वो चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है कि what are the differences and what is the similarity। so what is the similarity? तो differences तो आप जनरली उससे रिलेट करके बता देना, like from the science। similarity इसमें क्या है? सिमिलैरिटी इज लाइक कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज यूज्ड फॉर व्हाट, हाइपोथेसिस जनरेशन। ठीक है, तो कॉमन सेंस होता है वो हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए यूज होता है फॉर द सोशियोलॉजी। कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज ऑल्सो यूज इन द एथनो मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कुछ आपको वो पढ़ लेना है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी, एंड विद दैट यू विल बी फाइनल विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बस इसमें आपको कुछ कुछ थिंकर्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, यू गॉट इट राइट। नाउ द टू क्वेश्चन वी हैव गिवन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने लिखा है कि शायद सोशियोलॉजी इज प्रीमिनेंटली द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और आपने लिखा है कि हाउ द इनलाइटनमेंट हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो इनलाइटनमेंट इज हैविंग सर्टेन फीचर्स जैसे एज ऑफ रीजन, रेशनलिज्म। ठीक है, और लेट सपोज मीन्स फेथ ऑन द प्रोग्रेसिव आइडिया और बिलीफ, दोज आर द पार्ट ऑफ इनलाइटनमेंट। सो यू हैव टू सर्च ऑन दोज पर्टिकुलर पार्ट एंड हाउ इट हैज़ रिलेटेड और इमर्ज द सोशियोलॉजिकल थिंकिंग। जैसे रेशनैलिटी इज टेकन इन द सोशियोलॉजी बाई दरखाइन, कि पॉजिटिविस्ट जो लोग थे, कि कॉज एंड इफेक्ट हैज़ टू बी देयर। ठीक है, कोई भी चीज़ जब वो बताता है तो बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह वो बताता है। लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, वाई द डिवीजन ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, तो बताता है कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और उससे मटेरियल डेंसिटी, मॉरल डेंसिटी विल बी इंक्रीज। सो देयर इज अ चैन ऑफ कॉज एंड रिलेशन। तो रेशनैलिटी वाली बात इसने, सो दे आर नॉट टेकिंग द आइडिया ऑफ वॉल्टेयर, की वॉल्टेयर अगर आइडिया नहीं ले रहे हैं, तो इसमें आप जो वॉल्टेयर बोलता है या मान लो कोई भी और थिंकर है जो इनलाइटनमेंट का बोलता है, सो वॉट एवर की कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनलाइटनमेंट, दोज कोर कैरेक्टरिस्टिक दे हैव टेकन इन द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। आप समझ रहे हो? तो वो कोर कैरेक्टरिस्टिक आपको इसमें सर्च करके लिखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सोशियोलॉजी इज प्रीमिनेंटली द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटी इज हैविंग व्हाट, देयर आर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मैंने आपको बताया बहुत सारे फीचर्स मॉडर्न सोसाइटी के, सेकुलरिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, दोज आर द फीचर्स। ठीक है, हाउ द और कैपिटलिज्म लेट सपोज, सो हाउ द सोसाइटी इज रीडिंग दोज, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जोड़ के आप बता दो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो उससे डेमोक्रेसी आ गया, सोशियोलॉजी में हम पढ़ने लगे उसको, आप समझ रहे हो? या रिलीजन, जब रिलीजन को हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, हाउ द रिलीजन एंड फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इज गेटिंग चेंज। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर स्टडिंग इन द सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ द मॉडर्न चेंजेस इन द सोसाइटी। बट इसमें आपको एक पार्ट और लिखना है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द society, it is not only about the reading about modern society, sociology also discusses on the traditional society, like tribals के बारे में आपके में चैप्टर है, we are reading on that। रिलीजन में जब दरखाइम का आप पढ़ोगे तो he used totemism, मीन्स कंपरेटिव एनालिसिस ऑफ द रिलीजन एंड हाउ द रिलीजन हैज इवॉल्व, तो वो लोग ट्रेस करते हैं ना ट्रेडिशन से। तो दोज थिंग्स ऑल्सो यू कैन राइट एट द लेटर एंड देन यू कैन कॉन्क्लूड दैट सोशियोलॉजी सिंथेसिस ऑफ बोथ द सोसाइटल स्टडीज एंड वॉट एवर। ठीक है, समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन लिखना मैंने आपको बता दिया था, वो चीज़ आप एक बार इसको बता दो, उस तरह से आप एक बार ट्राई करके लिखो इसको। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट विल बी डूइंग द यूनिट 2। ये पहला यूनिट है जो आप लोग को 6 क्वेश्चन मैं दूंगा, यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चंस, मेक अ कॉपी ऑफ दैट। उसको हम लोग बाद में देख लेंगे एक बार, ये दोनों अभी आपको लिखना है इसी टाइम।
सो विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर मीन्स कैसे आपने लिखा है जो भी आपको समझ में आए, डू द चैट जीपीटी, बट आफ्टर दैट यू कैन नॉट सी दोज थिंग्स जैसे मैंने इसको बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग द यूनिट 2।